तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद डॉक्टर आनंद के शर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 का। इसमें हम जो है डायपोल के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु, इसे ही जो है बेटा जो है ना, कभी कभी अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं या फिर बोलते हैं बेटा निरक्षीय स्थिति, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो जो है इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता E की वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये किसके कारण है बेटा? द्विध्रुव के कारण। देखिए, ये थोड़ा सा एक्सियल लाइन से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो है हम यहां उस चीज को आसान कर देंगे आपके लिए। देखो बेटा, जो हम बोल रहे हैं वो आपको एग्जाम में भी लिख के आना है। माना के ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए पर -q आवेश तथा बी पर +q आवेश स्थित है। दोनों के बीच का दूरी 2l है। O डायपोल का मध्य बिंदु है। यहां से जो बेटा लंबवत लाइन जाएगी, ये आपकी जो है इक्वेटोरियल लाइन है। इस लाइन पर मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसका इसके मध्य बिंदु से दूरी r है। अब इस बिंदु P का मतलब यहां +1 कूलाम आवेश होगा। अब इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था बेटा कि आप इस पॉइंट P पर इन दोनों के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए। देखिए, ये -q है, ये +q है, तो ये +1 कूलाम चार्ज जो है इस साइड में भागेगा। तो ये सा डायरेक्शन होगी E at P ड्यू टू चार्ज एट A। ये +q है, ये सब प्लस है, तो ये सब जो भागेगा आगे की ओर। मैंने कहा जो सोर्स आवेश है उसे आपको रखना है स्थिर, स्रोत आवेश को, और जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है यहां, इसे सब आपको दौड़ाना होता है बेटा। तो EP ड्यू टू B। ओके, EPB हो गया। अब मान लीजिए इसके बीच का एंगल ये थीटा है। अब ये EPA और EPB को मुझे जो है कैलकुलेट करना है, मींस इनका वेक्टर सम करना है, इनका जो मतलब सदिश योगफल करना है। तब इस पॉइंट P पे कुल जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो जो है EPA का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो पहले। देखो बेटा, ये हो गया L, ये हो गया L, ये R है। तो ये एक जो है समकोण बन गया त्रिभुज। तो ये हो गया कर्ण का वैल्यू r² प्लस l² का स्क्वायर रूट, है ना। इसी प्रकार से यहां भी ये R है, ये L है, तो ये भी क्या हो गया r² प्लस l² का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा। अब देखिए, तो EPA की वैल्यू 1/4πε0 Q ओवर AP²। AP का वैल्यू मालूम है 1/4πε0 Q ओवर r² प्लस l² का स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर से ये सब वर्गमूल कैंसिल आउट, तो Q ओवर r² पर l²। EPA इक्वेशन नंबर 1, इसका डायरेक्शन कहां हो गया? P2A, P से A की ओर, PA की ओर। अब देखिए, ये हो गया बेटा EPA। नाउ EPB मीन्स बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण जो बिंदु B पर स्थित है। और फिर से 1/4πε0 Q ओवर BP² बेटा, B से P तक की दूरी, जो सूत्र था उसी को जो है उसी फैशन में कीजिए, अप्लाई कीजिए। BP r² प्लस l² का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से वर्ग जो है कैंसिल आउट हो चुका। तो r² प्लस l², दिस इज द वैल्यू ऑफ EPB, इक्वेशन नंबर 2। और ये हो चुका EPB। तो B से P की ओर, BP की ओर। अब देखिए बेटा, समीकरण 1 व 2 से मालूम हो रहा है कि EPB
और ईपीए दोनों की वैल्यू देखो बेटा सेम आ रही है, तो ईपीए इक्वल टू ईपीवी मान लीजिए ई, माना ई है वैल्यू। अब देखिए इन दोनों का वेक्टर सम करने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जो सबसे आसान है। सबसे आसान का मतलब आप जो है इस ईपीए वेक्टर और ईपीवी वेक्टर के जो है कंपोनेंट का मतलब घटक, इन्हें जो है इनके जो है लंबवत घटकों में ब्रेक कर लीजिए, तोड़ लीजिए, जैसे कि आपने कक्षा 11 में सीखा था। मैंने आपको ये सारी बातें सिखाई हैं। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो यहां से ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखिए बेटा ईपीए ये है, इसके दो जो है आपको घटक तोड़ने हैं। तो एक जो है घटक थीटा के साथ ये जाएगा, इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा ईपीए कोस थीटा, और इसका लंबवत घटक ये आएगा नीचे, ऊर्ध्व घटक बोलते हैं इसे, ईपीए साइन थीटा। ओके बच्चों, अब देखिए इन दोनों का अगर वेक्टर सम होगा तो ये जो है डायगोनल के अलोंग आता है, वो आ जाएगा। अब देखिए इस ईपीवी देखो बच्चों ये दोनों इक्वल है, तो ये भी होगा थीटा, मींस ये पूरा एंगल कितना होगा 2 थीटा। ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा हो गया। अब इस साइड में जाओ तो ईपीवी कोस थीटा हो गया। और देखो बेटा इसका दूसरा कंपोनेंट कहां जाएगा, यहां जाएगा, ये ईपीवी साइन थीटा हो गया। इसे मैं अब है ना कर दूं इरेज, इसे मैं हटा देता हूं देखो आपके लिए। तो कुछ इस टाइप से हो चुका जो है। तो अब ईपी और ईपीवी को जोड़ने की जगह उनके ये दोनों सब घटकों को जोड़ लीजिए और ये दोनों घटकों को जोड़ लीजिए। तो देखो बेटा ईपीवी और ईपीए दोनों इक्वल हैं, तो ईपीए ईपीवी साइन थीटा ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन विपरीत है। इनका डायरेक्शन विपरीत है एवं इनका परिमाण इक्वल है, इसीलिए ईपीए साइन थीटा और ईपीवी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इस साइड में देखिए इसका जो क्षैतिज है घटक दोनों के ईपीए कोस थीटा ईपीवी कोस थीटा दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसी से क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बच्चों मेरी जो राइटिंग आपको पढ़ने में आती है, कहीं छोटा तो नहीं होता है जो है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, मान लीजिए ईपी मान लेता हूं, तो टोटल ईपी इक्वल टू क्या हो गया, ईपीए कोस थीटा प्लस ईपीवी कोस थीटा, दोनों ये इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2e कोस थीटा। देखो आई थिंक यहां तक जो है किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इसमें, देखिए अब ईपीए इक्वल टू ईपीवी इक्वल टू ई, अब ई का रखो वैल्यू, इसमें ई का वैल्यू यहां से रखेंगे, 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा लेके आना है, कोस थीटा किसी भी ट्रायंगल से लीजिए, इस ट्रायंगल ए ओ पी से ये थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना, एल कर्ण आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल, मीन्स इसकी घात 1/2। तो सूत्र हो गया ईपी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू 12 ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। 1 यहां और हाफ यहां, 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2। नाउ फिर से वही Q इंटू 12 क्या होता है, Q इंटू 12 होता है P, जिसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू 1/4πε0 P ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये सूत्र हो गया बेटा, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा काट छाट के अच्छा करते हैं बेटा।
तो ये मालूम है आपको एल का वैल्यू आर से बहुत कम होता है, इसका तो एल स्क्वायर का वैल्यू तो आर स्क्वायर से बहुत कम होगा। तो हमें आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। तो यहां से एल स्क्वायर को देखो बच्चों में यहीं से हटा रहा हूं। एल स्क्वायर को हटा दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो सूत्र में लिख रहा हूं बेटा, अब यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, ईपी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर क्यूब, ये सूत्र हो गया। यहां से मुझे मालूम पड़ रहा है कि जो है इक्वेटोरियल लाइन कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r की पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। अब हमने एक्सियल लाइन पे देखा था, वो था 2p ओवर आर क्यू था, यहां p ओवर आर क्यू है। तो r के साथ उतनी ही r पे इससे दुगना मान उसका होगा, मीन्स ओके। तो ये जो है बेटा, पहले तो ये समझो, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। आप लोग जो देख लो, कर लो नोट, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो समझो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। ये सूत्र आ गया। इन दोनों में से बेटा एग्जाम में एक न एक जरूर आता है, ठीक है। तो आई थिंक आप इसे सब तैयार जो है कर लिया होगा। और देखिए आपने, है ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने पिछले तीनों लेक्चर ढंग से पढ़े होंगे और जो है तैयार कर लेंगे। बेटा देखिए एग्जाम के लिए अब टाइम कम है, तो जैसे जैसे आपका जो है लेक्चर जो है होता जाए, आप फौरन दिन के दिन उसे सब पूरा करते हुए जाइए। अब देखिए इसमें एक हम कर सकते हैं नोट जो है, मान लो ई जो है एक्सियल लाइन पे हमने देखा सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर आर क्यू। लेकिन ई अगर इसे मान लें इक्वेटोरियल लाइन पे देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर आर क्यू। तो देखो बेटा 2 को जो है रख लो, यहां से यहां रख लो, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो यहां से मुझे मालूम पड़ रहा है कि ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2:1, ये जो है रेशियो होता है ना। आई थिंक आप इस बात को जान गए होंगे। तो ये टॉपिक जो है यहां पूरा हुआ। देखिए बहुत मुश्किल सा था, लेकिन जो है ना कितना आसान हो गया। ईपीए ईपीबी के कंपोनेंट ब्रेक करके आपको उन्हें जोड़ना है। इनका डायरेक्शन एक है तो ऐड हो गए, इनका डायरेक्शन एक दूसरे के है ना विपरीत है, एवं ये इक्वल भी है, इसीलिए कैंसिल आउट हो गए। तो सिर्फ इसको जोड़ा आपने, इसकी रखी वैल्यू रखी, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना अच्छा सा है। तो जो है इस जो प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब बेटा दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, इसे हम जैसे बेटा करें रिच। तो दूसरा टॉपिक पढ़ना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, मीन्स विद्युत द्विध्रुव। अब इसका डेरिवेशन आता है। अब मान लीजिए फिर से वही कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर -q आवेश तथा बिंदु पी पर +q आवेश रखा हुआ है, एवं दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l है। माना के इस द्विध्रुव का बिंदु O मध्य बिंदु है। अब मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र जो है एक समान होगा, तो तब जो है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बिल्कुल सीधी होंगी। इस टाइप से होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और ये देखिए ये क्या हो गया, डायपोल मोमेंट P। तो इस जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में एंगल थीटा है। कहने का मीन्स ये है कि ये विद्युत द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के साथ,
ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बना रहा है। पी व ई के बीच का कोण है बेटा थीटा। अब देखिए इस बार ये बिंदु पी है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। मैंने आपको जब मैं विद्युत क्षेत्र की भौतिक महत्ता बता रहा था तब मैंने कहा था आपसे कोई भी आवेश प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाएगा तो उस पर हमेशा एक विद्युत बल का अनुभव होगा जिसका डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ही होगा और उसका वैल्यू होगा Q इंटू ई। उसी प्रकार से देखिए ये माइनस क्यू आवेश भी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है लेकिन ये माइनस है तो ये इसका विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में लगेगा लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये भी क्या रहेगा सेम रहेगा। F इक्वल टू क्यू ई। तो देखो बेटा द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं पर समान एवं समांतर बल लग रहे हैं और ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी कार्य कर रहे हैं तो इस प्रकार के समायोजन को कहते हैं बेटा बल युग्म। ये यहां पे बल युग्म को बना रहे हैं, ये दोनों जो है समांतर बल यहां बल युग्म को बना रहे हैं। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी तब आप है ना तब आप देखेंगे उस वस्तु में घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगी। बल युग्म की वजह से वहां एक क्या लगेगा, वहां एक बल आघूर्ण लगने लगेगा। बल आघूर्ण जिससे क्या बोलते हैं बेटा टाव से। तो ये बल आघूर्ण इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके आने की कोशिश करेगा। तो आप देखेंगे इसके डेली जो है लाइफ में भी कई सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई ये है, मान लीजिए कैप है, कैप को मुझे साथ जो है ये दोनों जो है बिंदुओं, ये दो जो है बिंदुओं पर आपने इक्वलेंट जो मतलब अपोजिट फोर्स रहेगा तो देखो ये घूमना स्टार्ट हो गया। ओके, उसी प्रकार से कोई भी है ना ढक्कन को आप खोलेंगे। ओके, गाड़ी का जो है स्टीयरिंग है, दोनों साइड में जो है इक्वल अपोजिट फोर्स तो गाड़ी घूमना स्टार्ट हो गई। तो ये जो है विद्युत द्विध्रुव जब भी जो है बलयुग्म बनेगा तो उसके कारण बल आघूर्ण का अनुभव होगा। तो ये हमें मालूम हो गया कि बल आघूर्ण होगा और इस जो है बल आघूर्ण का हमें सूत्र स्थापित करना है बेसिकली। तो बेटा देखो आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 11 में कि बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। ओके, बल का परिमाण इंटू दोनों बल की जो है ये एक्शन लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये BC। तो F इंटू BC। अब BC का वैल्यू यहां से लाइए इस ट्रायंगल से ABC से BC का वैल्यू लाएंगे तो बेटा क्या हो गया साइन थीटा। देखो यहां साइन थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। तो BC बट्टे कर्ण का वैल्यू 12। तो BC की वैल्यू बेटा क्या हो गई 12 साइन थीटा। तो टाउ F का वैल्यू QE इंटू 12 साइन थीटा। आ रहा है ना बच्चों समझ में। तो टाउ इक्वल टू Q इंटू 12 एक साथ लिख लो E साइन थीटा। तो Q इंटू 12 क्या होता है बेटा P होता है। ये कैपिटल P से लिखा है तो कैपिटल ये लिखा हमने, ये लिखा है कैपिटल P से इंटू E साइन थीटा या PE साइन थीटा। ये बेटा सूत्र आ गया। कितना आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। इतना इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वही यहां से देख लो न्यूटन और दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर। अब मान लीजिए इसका मुझे लिखना है बेटा सदिश रूप वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क क्या होता है
वेक्टर होता है P PE साइन थीटा। ये क्या हो गया, A क्रॉस B का फॉर्मूला हो गया, तो P क्रॉस E। तो टॉर्क जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। ये क्या, दो जो है सदिशों का सदिश गुणनफल है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है ना, तो P क्रॉस E। तो इसका मीन्स क्या है, अगर P का डायरेक्शन ऐसे है, E का डायरेक्शन ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों के द्वारा जो समतल बनेगा उसके परपेंडिकुलर रहेगा टॉर्क। ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा, इस टाइप से ये टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी। तो टॉर्क की डायरेक्शन कहां रहेगी, P और E के द्वारा जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के लंबवत। अब बेटा यहां दो केस जो समझ कर लेते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब मान लीजिए एग्जाम में आना लगभग तय है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं बेटा केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0, क्या है इसका फिजिकल मीनिंग, इसका फिजिक्स ये है कि अगर जो है डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, इस P और E दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तब जो है टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, क्या कोई टॉर्क एक्ट होगा, तो सूत्र से ही आएंगे सारे आंसर। P साइन थीटा, तो P साइन थीटा साइन 0, साइन 0 आजकल 0 हो रहा है बेटा, तो P 0, तो टॉर्क की वैल्यू 0, मतलब कोई भी जो है बल आघूर्ण एक्ट नहीं करेगा। तो इसे बेटा बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। पूछते हैं कि स्थायी साम्यावस्था क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका दूसरा केस और है ना, लिख देता हूं मैं आपके लिए यहीं। केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 180, ओके, अर्थात P E से जो है E की विपरीत डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत डायरेक्शन में विद्युत द्विध्रुव है ना, मतलब रखा हुआ है, तब देखो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, P साइन 180, साइन 180 फिर से 0 हो गया, तो ये टॉर्क फिर से 0 हो गया। इस केस में जब थीटा की वैल्यू 180 है, तो इसे बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था। तो ये दोनों जो है पूछते हैं स्थायी साम्यावस्था क्या होती है, अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से द्विध्रुव के बारे की बातें जो है आपने सीखी। द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव के कारण जो है, द्विध्रुव के अच्छी एवं निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, और ये देखा अगर एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा तो उसमें द्विध्रुव पर टॉर्क एक्ट होगा, उसका क्या सूत्र होगा, और जो है स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है ना। बच्चों एक बार एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया कि अगर द्विध्रुव जो है असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हो, अगर द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तब जो है द्विध्रुव पर टॉर्क का क्या होगा। देखो बेटा, टॉर्क के द्वारा जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है घूर्णन गति। टॉर्क है ना किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, घूर्णन गति। लेकिन जब असमान विद्युत क्षेत्र होगा, असमान विद्युत क्षेत्र होगा, असमान विद्युत क्षेत्र, तब फिर जो है घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी होगी, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। बस ये आपको उत्तर देके आना है। फिर घूर्णन गति भी होगी और उसके साथ साथ रेखीय गति भी होगी। लेकिन अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तब सिर्फ और सिर्फ घूर्णन गति होगी। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन और सीखते हैं, फिर ये जो है डाइपोल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि जो है डाइपोल में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो मैं इसे ऐसा तेजी से ऐसा कर देता हूं।
द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। कभी भी कक्षा 11 से लेके 12 बीएससी एमएससी बीटेक पीएचडी कहीं भी आप जाओ, अगर जब भी आपसे ऊर्जा का सूत्र स्थापित करने के लिए कहे तो आपको क्या किसका सूत्र स्थापित करना है? आपको बेटा हमेशा कार्य का सूत्र स्थापित करना है, और वही कार्य हमेशा विद्युत स्थितिज ऊर्जा या किसी भी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो देखिए बेटा, अब जो है वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए इसे हम जो है स्मॉल एंगल डी थीटा से डाइपोल को हमने घुमा दिया, तो उसमें क्या रहेगा? स्मॉल वर्क डन रहेगा, छोटा कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब जो है टाउ का वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम हो गया बेटा, क्या है बताओ? पी साइन थीटा डी थीटा डी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब कुल कार्य कैलकुलेट करना है। कुल कार्य मान लीजिए डायपोल को थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक घुमाना है, तो कुल कार्य के लिए क्या हो जाएगा? इसका समाकलन हो जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। पी कांस्टेंट है, ईवी कांस्टेंट है, एक समान विद्युत क्षेत्र था। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है बेटा? माइनस कॉस थीटा, माइनस ले लेता हूं बाहर, कॉस थीटा कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2। तो क्या हो गया देखो बेटा, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यही जो है डब्ल्यू विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में द्विध्रुव में संचित हो जाएगा। तो यू का सूत्र क्या हो गया? माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर इसे ऐसे लिख दोगे, माइनस साइन अंदर ले लेंगे, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा और ये कॉस थीटा 2। ये सूत्र आ गया बेटा, इतने जूल। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा बस डाइपोल में इतना ही, और इतना ही आपके कोर्स में है। तो ये डाइपोल वाला पूरा पोर्शन खत्म हो चुका। डाइपोल में हमने आपको 4 डेरिवेशन करवा दिए, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा टाइम और मैं ले लेता हूं आप लोगों का। तो एक छोटा सा कभी कभी टॉपिक आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? हमने एक कहा था, एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश होता है। अगर मान लीजिए साहब इकाई पॉजिटिव, पहले तो लिख देता हूं हेडिंग, विद्युत क्षेत्र रेखा कोई 2-3 प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछते हैं, या कोई भी एक आपको क्या देंगे बेटा? सिस्टम ऑफ चार्ज देंगे, आवेश का निकाय देंगे, और उससे आपको जो है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींचनी है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या? अगर इकाई आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो जिस रास्ते को अपनाएगा उसे ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। या मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कोई भी वक्र या सीधी रेखा हो सकती है, जिसके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगी। मान ली बिंदु ए है, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो जो है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताती है। दूसरा क्या है? अब इसी को जो है आप जो है कहेंगे कि कोई भी 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, एक दूसरे को बेटा काट नहीं सकती। इसका कारण क्या है? देखो,
इसका कारण यह है कि जो इन दोनों विद्युत रेखाओं का जो मतलब कटान बिंदु है, मान लीजिए बिंदु P है, अब इस विद्युत रेखा के लिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कुछ ऐसी आएगी, तो EP का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, लेकिन इसके लिए P ऐसे, तो स्पर्श रेखा ऐसे आएगी बेटा, तो EP का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो विद्युत क्षेत्र में एक ही बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो दो डायरेक्शन हो गए, जो कि एक जो है वेक्टर के गुण के खिलाफ है। ओके, किसी भी वेक्टर का एक बिंदु पर एक ही डायरेक्शन होता है, तो बेटा यहां जो है एक ही बिंदु पर डायरेक्शन दो हो गए, जो कि जो है संभव नहीं है, इसीलिए कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काट नहीं सकती। तीसरा पॉइंट देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव आवेश है, तो एक पॉजिटिव आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा अगर पॉजिटिव आवेश है, एकल है, तो यहां से प्रारंभ होंगी और इन्फिनिटी मतलब अनंत पर जाके अनंत तक जाएंगी। ये ऐसे प्लस क्यू आवेश से स्टार्ट हो रही हैं और इन्फिनिटी पर जा रही हैं। लेकिन अगर माइनस क्यू आवेश होता, तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इन्फिनिटी से आती और माइनस क्यू चार्ज पे खत्म हो जाती। तो ये जो डायरेक्शन है ना एरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस से जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी और माइनस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस साइड में आएंगी। अगर मान लीजिए कोई जो है डाइपोल के ड्यू टू अगर कोई आपसे पूछ ले, तो डाइपोल क्या है ना, द्विध्रुव, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्या होगा, प्लस से स्टार्ट होंगी माइनस पे जाके खत्म हो जाएंगी। मींस विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा हो गया, 1 2 3 है ना। तो चौथा पॉइंट, प्लस क्यू से स्टार्ट होके माइनस क्यू पे खत्म होंगी, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती। ये यहां से ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे एरो दिखाना, यहां पे ऐसे दिखाना, देखना बेटा ध्यान से। इस जो है प्रकार से बंद लूप फॉर्म करती हैं, यहां से प्लस से स्टार्ट होके ऐसे। तो ये जो है एक द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का है ना चित्र हो गया। अब ध्यान से आप देखिए बेटा, जहां से जो है आवेश से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है अब जो मतलब निकल रही हैं या इस आवेश पर आ रही हैं, वहां आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, इसका मतलब यह है कि यहां जो है मजबूत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन आप जैसे जैसे देखिए इससे जाते हैं दूर, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ा फैल जाती हैं। इसका मीन्स ये है कि ये जो है यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो ये आपको मालूम ही है, वैसे भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो जो है जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, इसका मीन्स ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, और यहां जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं, तो इसका मतलब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो ये जो है चीजें आपको मालूम है। अब यहीं से हमें बेटा अगले लेक्चर में, तो आज हम जो ऐसे ऐसा छोड़ते हैं यहीं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, 2-3 प्रॉपर्टी पूछते हैं तो क्रैश कोर्स में इतनी काफी है। हालांकि जो है जैसे कि जो है इस प्रकार से भी है कि चालक के हमेशा लंबवत जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ओके, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस साइड में क्या हो रही है, संकुचित हो रही हैं। ओके, इसका मीन्स ये है कि मतलब असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यहां पे फैल रही हैं ऐसे, इसके साथ मतलब इसके साथ लंबवत। ओके, इसका मीन्स ये है कि सर एक जो है समान प्रवृत्ति वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो इतना इसमें काफी है। अब हमें अगला जो लेक्चर होगा बेटा, उसमें
वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जैसे डाइपोल वाला टॉपिक आती आता, उसी प्रकार से विद्युत फ्लक्स और जो है गॉस का नियम। लास्ट है टॉपिक अब आपका विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो एक जो है लेक्चर का मैक्सिमम कोर्स आपका और है। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 मतलब जो है रहेगा संडे। आज क्या है, आज डेट है बेटा 15/12/2023, दिन है फ्राइडे। अब 16 को एक लेक्चर होगा और संडे को थोड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा जिसमें हम सारी की सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, आंतरिक प्रश्न को। तो आप बेटा जो है 16 मतलब कल तक आप पूरा कोर्स तैयार जो मत कर लीजिए। तो आप संडे में जो है किस टाइम पे फ्री हैं, उस टाइम को आप जो है आप नीचे बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप संडे को किस टाइम पे फ्री हैं, उसी टाइम पे हम आपका क्लास रखेंगे। तो संडे को हम इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से यूनिट फर्स्ट आपका खत्म हुआ। बेटा एक बात और आपको ख्याल रखनी है, मैंने कहा था कि चैप्टर 1 जो है आपका बहुत बेसिक है। इसी चैप्टर 1 पे 8 जो है चैप्टर आपके टिके हुए हैं। तो जो है यदि अभी तक किसी भी बच्चे ने इसे जो है नहीं देखा है, वीडियो देख नहीं पाया या वीडियो को जान नहीं पाया है, उसने जो है अपना नोट्स अभी तक नहीं जो नहीं बनाया है, चीजें नहीं समझी हैं, तो अभी टाइम है उसके पास, ये चीजें सारी कर ले। क्योंकि अगर एक बार चैप्टर 1 पूरा हो चुका और आप लोगों के समझ में नहीं आया तो फिर जो है आगे आने वाले लेक्चर में दिक्कत आएगी। तो बेटा जब आप लेक्चर 1 कंप्लीट कर लो तभी लेक्चर 2 पे आओ, जब लेक्चर 2 कंप्लीट कर लो तब लेक्चर 3 पे आओ, जब लेक्चर 3 कंप्लीट कर लो तब लेक्चर 4 पे आओ। इसके बाद जो अगले चैप्टर हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, ये बहुत तेजी से मैं खत्म कर दूंगा। तो पहले इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करो। जब ये बेटा 16 तारीख को चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को जो है लिस्ट करना है, वही 7 पॉइंट के अंदर इस चैप्टर का अवलोकन करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, इस अध्याय में प्रयुक्त हुए सूत्रों की सूची। तो आप सारे बच्चे सूत्र की सूची बनाइएगा, मैं भी यहाँ पे जो है 1 बाय 1 जो है लिखता हुआ जाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये 17 तारीख को इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो इस जो है चैनल पे जो भी जो है बच्चे नए हैं, है ना, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो है रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन अगर जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है बेल आइकन प्रेस करके आप जो है इस चैनल पे जो भी सब वीडियो आ रही हैं वो रेगुलर बेसिस पे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।